जादुई अनारकली सूट। बहुत समय पहले की बात है। केशवपुर नामक गांव, जहां पर दिव्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। दिव्या का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता गांव में मजदूरी का काम किया करते थे और दिव्या हमेशा अपने घर में गरीबी की वजह से कभी कुछ भी अपने मन का नहीं कर पाती थी। लेकिन दिव्या की दोस्त पूजा की माँ सिलाई का काम किया करती थी और दिव्या घर में सारे काम संभालकर अपने दोस्त पूजा की माँ के पास जाकर सिलाई सीख लिया करती थी। दिव्या को सिलाई करने का बहुत शौक था, लेकिन घर में पैसा ना होने की वजह से दिव्या कभी भी सिलाई मशीन नहीं खरीद सकी। एक दिन की बात है, जब घर में बहुत सारे खर्चे होते हैं, लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से उसके माता पिता आपस में बातें कर रहे होते हैं। सुनते हो, अब हम कैसे काम संभालेंगे? पूरा दिन काम करने के बावजूद हमारे घर के सारे खर्चे पूरे नहीं होते। तुम मेरे साथ मजदूरी करने की जगह घर में एक दो जगह झाड़ू पोछे का काम संभालो तो शायद हमारा पैसा थोड़ा बढ़ जाए। पिताजी, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। घर में पैसों की तंगी हमेशा से रही है और मैं जानती हूँ कि ये तंगी कैसे खत्म हो सकती है। अरे वाह, मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई है। पिताजी, अब आप और माँ दोनों काम पर चले जाते हो, तब मैं अपनी दोस्त पूजा की मम्मी से सिलाई का काम सीखती हूँ और सिलाई का काम बहुत आसान है और उसमें अच्छा पैसा भी है। अगर आप कुछ पैसे इकट्ठे करके घर में मशीन ले आओ तो मैं सिलाई का काम करके घर से ही पैसे कमाकर आपको दिया करूँगी। नहीं नहीं बेटा, अब तुझसे भी काम करवाएंगे क्या? दिव्या के पिताजी दिव्या की बातें टाल देते हैं और थोड़ी देर बाद सभी खाना पीना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन दिव्या के माता पिता काम पर जाते हैं और पूरा दिन काम करके थक हार के घर वापस आते हैं। हाँ जी, सुनते हो, आप थोड़े पैसे इकट्ठे करके घर में मशीन ला दो। मैं दिव्या के साथ कांच बटन का काम संभाल लिया करूँगी और उस काम में बहुत पैसा है। देखो, दिव्या अभी छोटी है, तुम समझती नहीं हो, वो ये काम नहीं संभाल सकती। और मैं मशीन ला भी दूं तो क्या पता इतनी कमाई हो भी या नहीं, फिर वो पैसे भी बर्बाद होंगे मशीन लाकर, इसलिए अभी रहने दो। पिताजी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं मार्केट से सस्ता कपड़ा लाकर सूट बनाया करूँगी और लोग मेरा काम देखकर मुझसे सूट सिलवाया करेंगे। ठीक है बेटा, इस महीने के बाद मैं कुछ पैसे इकट्ठे कर लूँगा और मैं तुझे वो सारे पैसे दे दूंगा, फिर तू जो मर्जी कर। दिव्या के पिता को इस काम में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं दिखाई दी थी, जिस वजह से वो नाराज होकर ये बातें कह देता है। दिव्या समझ जाती है कि उसके पिता का इस काम में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी दिव्या हिम्मत जुटाकर 1 महीने बाद अपने पिता से कहती है, पिताजी, अगर आपने विचार बना लिया है तो आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं माँ के साथ जाकर मशीन खरीद लाऊंगी और सस्ता कपड़ा भी। दिव्या के पिता उसे मशीन के लिए और कपड़ों के लिए पैसे दे देते हैं। दिव्या अपनी माँ के साथ जाकर मार्केट से मशीन खरीद लाती है और कुछ सस्ता कपड़ा भी। कई दिनों तक लगकर दिव्या कुछ सूट सिलती है और उन्हें अपने घर के बाहर लटका देती है। दिव्या के सूट बहुत अच्छे डिजाइन के सिले होते हैं। हर सूट में यूनिकनेस होती है और ये यूनिकनेस देखकर लोग उसके पास चले आते हैं। दिव्या के पास धीरे धीरे लोग सूट सिलवाने आने लगते हैं। धीरे धीरे दिव्या के पास पैसे इकट्ठे होने लगते हैं और दिव्या के माता पिता ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। एक तरफ दिव्या के माता पिता गांव में मजदूरी करते और शाम में दिव्या की माँ कांच बटन का काम संभालती और पूरा दिन दिव्या सूट सिलती और मेहनत करके एक एक सूट तैयार करती। वक्त के साथ साथ दिव्या का काम बढ़ता चला जाता है और दिव्या अपने काम से बहुत खुश होती है। दिव्या के काम के चर्चे अब शहर तक होते हैं और एक दिन की बात है जब शहर से एक बड़ी सेठानी आती है। अरे, तुम ही हो ना दिव्या, जो घर से काम करती हो? तुम्हारे चर्चे तो शहर तक चलते हैं। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी के सूट सिलवाने आई हूँ। जी, मैं दिव्या हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आप शहर से चलकर मेरे पास सूट सिलवाने आई हैं। मुझे पूरे 21 सूट सिलवाने हैं, लेकिन मुझे इन सूटों को सिलने में 1.5 महीना लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं अकेले ही काम संभालती हूँ। 1.5 नहीं, तुम 2 महीना ले लो, लेकिन मेरी बेटी का हर एक सूट यूनिक होना चाहिए। हर सूट बहुत अच्छे डिजाइन में होने चाहिए ताकि लोग मेरी बेटी से नजरें ना हटा पाए।
जी जी, आप फिक्र ना करें, लेकिन मुझे इन सब सूट सिलने के लिए पैसे एडवांस में चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं ये सारे खर्चे अकेले दम पर उठा सकूं। तो आपको मुझे आधे पैसे एडवांस में देने होंगे। सेठानी दिव्या को आधे पैसे एडवांस में देकर चली जाती है। दिव्या के पास इतना अच्छा ऑर्डर आता है कि दिव्या बहुत खुश होती है। तभी दिव्या की दोस्त पूजा आती है और वो दिव्या को इतना खुश देखकर कहती है, अरे वाह दिव्या, क्या बात है, आज तुम्हें बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया जो तुम इतनी खुश हो। थैंक यू सो मच पूजा कि तुमने मुझे हमेशा अपनी मम्मी से ये काम सिखाया। मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे पास 21 सूट का ऑर्डर आया है जो मुझे 1.5 महीने बाद देना है। दोनों सहेलियां बहुत खुश होती है, लेकिन पास से गुजर रही मीना आंटी दिव्या की बातें सुन लेती है। मीना दिव्या के पड़ोस में रहने वाली आंटी थी, जो बहुत ज्यादा लालची घमंडी औरत थी, जिसे दूसरों की बढ़ोतरी से दिक्कत होती थी। दिव्या को आगे बढ़ता हुआ देखकर मीना से रहा नहीं जाता और वो घर जाकर उसे बर्बाद करने के बारे में सोचती है। अरे वो इन गरीबों को तो देखो, दिन पर दिन बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। इनके पास दिन पर दिन पैसा बढ़ता ही चला जा रहा है। क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि दिव्या वापस से भीख मांगने लगे। मीना बहुत बुरी औरत थी, जो हमेशा से लोगों का बुरा ही करती रहती थी। इस बार वो दिव्या को बर्बाद करने का सोचती है और दूसरी तरफ दिव्या मेहनत और लगन के साथ रात दिन उन सूट को तैयार करने में लगी रहती। धीरे धीरे दिव्या की बहुत से सूट तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक दिन दिव्या को सूट में लटकन लगाने के लिए चाहिए होती है, लेकिन उसके पास सारी लटकन खत्म हो जाती है। ये देखकर दिव्या अपनी माँ के साथ मार्केट जाती है और वहाँ से सस्ती लटकन खरीद लेती है और बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा ऑर्डर आता है। इस खुशी में दिव्या अपनी माँ को कुछ पकोड़े मिठाइयाँ खिलाती है और यहाँ मीना दिव्या के घर में सुनहरा मौका देखकर घुस जाती है और उसके घर में तैयार हो रखे सूटों में आग लगा देती है और वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद जब दिव्या अपनी माँ के साथ घर पहुँचती है तो अपने घर में से आता हुआ धुआं देखकर डर जाती है और एकदम से घर में घुसती है तो देखती है कि सभी सूटों में आग लग रखी है। आग को देखकर दिव्या के सारे सपने चूर होते हुए दिखाई देते हैं और दिव्या को अचानक चक्कर आता है और वो जमीन पर गिर जाती है। ये सब देखकर उसकी माँ और ज्यादा डर जाती है। मेरी प्यारी गुड़िया, उठ जा, तुझे कुछ नहीं होगा। ये सब काम मैं सही कर दूंगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तू उठ जा मेरी बेटी, तू मेरी इकलौती बेटी है। दिव्या के घर में आग देखकर सभी पड़ोस वाले इकट्ठे हो जाते हैं। दिव्या की माँ दिव्या को जोर जोर से आवाज लगाकर उठाती है, लेकिन दिव्या पलक तक नहीं झपकाती। ये सब देखकर दिव्या की माँ बहुत डर जाती है और उसके मुंह पर पानी की कुछ बूंदें डालती है। तभी दिव्या को होश आता है। माँ, अब हमारा क्या होगा? इतना बड़ा ऑर्डर मिला था, वो भी हमारे हाथ से चला जाएगा। इतने सारे सूटों में आग लग गई। ये सारा पैसा मैं कहाँ से लाऊंगी? हम क्या करेंगे माँ? बेटा, लोगों को हमसे पता नहीं क्यों दुश्मनी है, जो हमारी ही तरफ उनकी आंखें रहती है। मैं नहीं जानती ये किसने किया, लेकिन मैं ये जान गई कि ये आग जानबूझकर लगाई गई है। और सूट में ही आग क्यों लगी है ये मुझे नहीं समझ आया, लेकिन मैं जानती हूँ ये पड़ोस में रहने वाले किसी बंदे का काम है। पास में खड़े लोग बातें बना रहे होते हैं। थोड़ी देर तक भीड़ बनी रहती है, लेकिन फिर सभी अपने अपने काम करने लगते हैं। दिव्या घर के बाहर बैठे बैठे अपने काम के बारे में सोचती है और उन सूटों के बारे में जो सेठानी उसे देकर गई थी। तभी रास्ते से गुजर रही परी दिव्या को इस हालत में देखकर रह नहीं पाती और उसके पास आकर कहती है, दिव्या, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और समझ भी गई। मैं जानती हूँ कि ये किसने किया, लेकिन अभी तुम्हारी हालत के सामने ये जानना जरूरी नहीं, इसलिए ये सब तुम छोड़ो। लेकिन यहाँ मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। कैसी मदद करनी आई है? इस दुनिया में हमारी मदद करने वाला कोई नहीं। हर कोई हमारे साथ गलत ही करता है। हम गरीब है ना, इसलिए हमें हर कोई पैरों से कुचलना चाहता है। दिव्या, मैं जादुई परी हूँ और मैं लोगों का मन और दिमाग पढ़ लेती हूँ। मैं रास्ते से गुजर रही थी और तुम्हारी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने तुम्हारे पास आई हूँ। जादुई परी जी, अगर आप सच में हमारी मदद कर सकती हो तो आप हमें सिर्फ हमारा घर पहले की तरह वापस लौटा दो। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए।
आप लोग सच में कितने अच्छे हैं, मैं आपकी बातों से समझ गई, वरना लोग तो लालच में आकर पता नहीं मुझसे क्या कुछ नहीं मांगते। दिव्या, ये लो, मैं तुम्हें जादुई अनारकली सूट देती हूँ। इस सूट की मदद से तुम अपने हर काम करवा सकती हो और ये सूट तुम्हारी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मदद पूरी करेगा। तुम चाहो तो इससे अपना घर ठीक करवा सकती हो और जो भी तुम्हारे घर में सामान रखा था ये तुम्हें पहले की तरह दे देगा। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद दिव्या जादुई सूट अपने सामने रखती है और कहती है, हे जादुई अनारकली सूट, मेरा घर पहले की तरह मुझे वापस लौटा दो और उसमें जितना भी सामान रखा था वो सब पहले की तरह रख दो। दिव्या के इतना कहती ही सूट में से सुनहरी रोशनी निकलती है और उसके पूरे घर में घूमती है। उसका घर पहले की तरह हो जाता है और उसमें रखे सारे सूट वापस आ जाते हैं और ये सब देखकर दिव्या और दिव्या की माँ बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह बेटा, ये तो सच में जादुई परी का जादू है, वरना हमारे किस्मत में ये सब कहाँ। हम तो अपनी किस्मत फूटी समझकर रो रहे थे, लेकिन सही कहा है किसी ने, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और आज हमारी मेहनत को देखकर हमें परी ने इतना अच्छा तोहफा दिया। दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं और दिव्या पहले की तरह अपना काम संभालने लगती है। तभी दिव्या अपने जादुई अनारकली सूट से कहकर अपने ऑर्डर को पूरा करवा लेती है और 21 के 21 सूट पूरे तैयार हो जाते हैं। माँ देखो, इन सूटों पर मुझे हाथ तक नहीं लगाना पड़ा और ये सारे सूट तैयार हो गए। ये तो कितनी अच्छी बात है कि परी ने हमारी मदद कर दी और अब हम जिंदगी भर ऐसे ही काम करके खुशी से रह सकते हैं। दिव्या बहुत खुश होती है। शाम को दिव्या के पिताजी जब घर वापस आते हैं तो दिव्या अपने साथ घटित सारी घटना के बारे में अपने पिताजी को बताती है और फिर परी के बारे में भी बताती है और उस जादुई अनारकली सूट के बारे में भी बताती है। पिताजी, परी ने हमारी बहुत मदद करी। आप चाहो तो मैं जादुई सूट से कहकर आपको खाना भी खिला सकती हूँ। अब तो हमारे सारे काम परी जी ने आसान कर दिए। दिव्या अपनी जादुई सूट से कहकर तरह तरह के खाने बनवाकर अपने पिता के सामने रखवा देती है और सब मिलकर खाना खाते हैं और शाम को सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और 2 महीने पूरे हो जाते हैं। सेठानी शहर से वापस आती है और दिव्या से सूट मांगती है। दिव्या सभी सूट को एक एक करके दिखाती है और सभी सूट यूनिक होने की वजह से सेठानी को बहुत पसंद आते हैं। सेठानी खुश हो जाती है और उसे बाकी पैसे दे देती है। ये देखकर पास में खड़ी मीना मन ही मन जलती रहती है और उसे समझ आ जाता है कि वो दिव्या का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसके बाद दिव्या वो पैसे लेकर बहुत खुश होती है और सीधा अपने पिताजी को दे देती है। दिव्या अपने काम से बहुत खुश होती है और दिव्या को जो जरूरत पड़ती दिव्या जादुई अनारकली सूट से कहकर पूरी करवा लेती और इस तरह दिव्या अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। अब दिव्या के पास किसी बात की कोई कमी नहीं थी। दिव्या जादुई अनारकली सूट से कहकर अपना एक बड़ा घर बनवा लेती है और उसमें अपनी छोटी सी दुकान भी डलवा लेती है। धीरे धीरे दिव्या के पास बहुत पैसा हो जाता है। दिव्या अपनी जिंदगी में बहुत खुश होती है और अब दिव्या स्कूल जाना भी शुरू कर देती है ताकि वो पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। मैनपुरी गांव में कंचन अपनी सौतेली माँ रेखा के साथ रहती थी। रेखा की एक अपनी बेटी भी थी जिसका नाम था स्वीटी। कंचन की सौतेली माँ रेखा कंचन के ऊपर बहुत जुल्म किया करती थी और गुस्सा होने पर उसकी पिटाई भी कर दिया करती थी, परंतु कंचन अपनी सौतेली माँ रेखा से कुछ नहीं कहती थी और चुपचाप उनकी डांट सुनती रहती थी। एक दिन रेखा कंचन से कहती है, क्यों रे कंचन के बच्चे, तुझे बैठने के अलावा कुछ काम नहीं है क्या? घर में इतने सारे काम पड़े होते हैं, परंतु जब तक तुझसे कहा ना जाए तो खुद से कोई काम नहीं करती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मैं तुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। अपनी सौतेली माँ का इतना बुरा व्यवहार सुनकर कंचन मन ही मन रोने लगती है और वहाँ से अपने काम करने के लिए चली जाती है। रेखा की अपनी बेटी स्वीटी, जो अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड किया करती थी, वो हमेशा कंचन को चिढ़ाया करती थी। रेखा अपनी बेटी स्वीटी के लिए बाजार से सुंदर सुंदर कपड़े, मेकअप का सामान, सैंडल और भी बहुत सारी चीजें लाया करती थी, परंतु अपनी सौतेली बेटी कंचन के लिए वो कुछ भी नहीं लाती थी। ऐसे ही कंचन के दिन निकल रहे थे।
एक दिन स्वीटी कंचन को अपनी महंगी महंगी ड्रेसेस दिखा रही होती है और अपनी सुंदर सुंदर ड्रेस दिखाकर उसे बहुत चलाती है। कंचन एक बहुत नेक और साफ दिल की लड़की थी। वो अपनी बहन स्वीटी की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानती थी और चुपचाप से स्वीटी की बातों को सुनती रहती और मुस्कुरा देती। स्वीटी कंचन की इस बात से बहुत चिढ़ती थी। वो सोचती थी कि कंचन किसी न किसी तरह स्वीटी से जलने लगे। एक दिन कंचन रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उससे गलती से किचन में दूध का पतीला गिर जाता है और पूरा दूध जमीन पर बिखर जाता है। कंचन की सौतेली माँ अपनी बेटी स्वीटी के साथ बाहर गई हुई थी, इसलिए कंचन चुपचाप से पूरे रसोई की सफाई कर देती है। कंचन से सारा दूध बर्बाद हो जाता है और वह सोच में पड़ जाती है। अगर माँ आ गई और उनको रसोई में दूध नहीं मिला तो वो मुझे बहुत मारेंगी। मुझे कहीं न कहीं से दूध का इंतजाम करना पड़ेगा। कंचन अपने घर से जंगल की ओर जाती है ताकि जंगल में किसी गाय का दूध लेकर वो अपने घर में रख सके। कुछ ही समय में कंचन जंगल में पहुंच जाती है, जहां पर उसको एक सफेद गाय दिखाई देती है। हे गाय माता, मुझे आपकी सहायता चाहिए। कृपया करके आप मुझे अपना कुछ दूध दे दीजिए, नहीं तो मेरी सौतेली माँ रेखा मुझे बहुत मारेंगी। क्यों नहीं, तुम मेरा कुछ दूध ले सकती हो, इसमें इतनी घबराने की कोई बात नहीं है। कंचन गाय का दूध निकालने लगती है और गाय को धन्यवाद देकर वहां से अपने घर वापस चली जाती है। परंतु कंचन के पहुंचने से पहले ही उसके सौतेली माँ रेखा और स्वीटी घर पर पहुंच जाते हैं। कंचन को दूध लाता देखकर रेखा बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है, क्यों रे कंचन की बच्ची, इतनी शाम को कहाँ से आ रही है? हम थोड़ी देर घर से बाहर क्या चले गए? तेरे तो पर ही निकल आए। आज तेरे टांगे ही तोड़ दूंगी ताकि आगे से तो घर से बाहर ना जा सके। मुझे माफ कर दो माँ, परंतु मैं बाहर गाय का दूध लेने गई थी। आज गलती से रसोई में मुझसे सारा दूध गिर गया था, इसलिए मैं जंगल जाकर गाय का दूध लेकर आई हूँ। आगे से मैं आपके बिना पूछे घर से बाहर नहीं जाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। कंचन अपनी सौतेली माँ से अपनी गलती की माफी मांगती है, परंतु रेखा उसकी एक नहीं सुनती और उसको एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। कंचन अपनी माँ से थप्पड़ खाकर अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और वो मन ही मन बातें करने लगती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? यहाँ पर सौतेली माँ रेखा मुझ पर कितना अत्याचार करती है और मुझे रूखा सूखा खाने को ही देती है और अपनी बेटी स्वीटी को बहुत लाड प्यार से रखती है। माँ, मुझे भी आपके प्यार की जरूरत है। माँ, कुछ करिए ना मेरे लिए, मुझसे अब और नहीं सहा जाता। अगर आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। कंचन इतना सब बोलते बोलते रोने लगती है कि तभी कंचन के कमरे में एक चमकदार रोशनी होती है। उस रोशनी में कंचन कुछ देख नहीं पाती, तभी उसकी माँ वहाँ पर प्रकट हो जाती है। मेरी प्यारी बेटी कंचन, तुम हमेशा से ही मेरी लाडली बेटी हो और तुम अपनी जान देने की कैसे सोच सकती हो? मैं इस दुनिया में तो नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं ऊपर से ही तुम्हें देख रही हूँ बेटा। तुम्हारी सौतेली माँ रेखा तुम पर कितना अत्याचार करती है, परंतु तुम अपने पिता से उनकी कोई शिकायत नहीं करती। ये तुम्हारी नेक दिली है। परंतु कंचन बेटा, तुम्हें अपनी माँ रेखा के साथ ही रहना चाहिए। अपने जीवन में हर बच्चों को माँ की आवश्यकता होती है। बेशक रेखा तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार करती है, परंतु एक न एक दिन वो तुम्हें जरूर समझेगी। मैं यहाँ पर तुम्हें केवल समझाने आई हूँ कि तुम अपने जीवन में हार मत मानो। जीवन में कठिनाइयाँ आती रहती है, हमें डटकर उनका सामना करना चाहिए। माँ, आप सही कह रही हैं, परंतु मैं अपने जीवन को जी जी कर थक चुकी हूँ। अब मुझसे और नहीं सहा जाता। एक तो मैं पहले से ही इतनी काली हूँ और मुझसे कोई बात भी नहीं करता। अब आप ही बताओ कि मेरा इतना अच्छा होने का क्या फायदा जब मुझसे कोई बात करना ही पसंद नहीं करता। कंचन, तुम्हारे गोरे होने का उपाय मैं तुम्हें बता देती हूँ। कुछ दिन पहले तुम जंगल में गाय का दूध लेने गई थी, शायद तुम्हें मालूम नहीं, परंतु वो गाय एक परी है जो तुम्हारी सहायता कर रही थी। तुम कल फिर से जंगल जाना और तुम्हें वो गाय दिखाई देगी। तुम गाय को हरी हरी घास खिलाना, वो तुमसे प्रसन्न होकर एक परी में बदल जाएगी और तुम्हारी सहायता भी करेगी।
अच्छा बेटा, तो अब मैं चलती हूँ। मैं बस तुम्हें ये सब बताने आई थी। अपना ध्यान रखना। इतना कहकर कंचन की माँ वहाँ से गायब हो जाती है और कंचन रात भर सुबह होने का इंतजार करती है। अगली सुबह कंचन घर के सभी काम करके जंगल की ओर जाती है। जंगल जाकर कंचन को वो सफेद गाय दिखाई देती है। कंचन जंगल में से कुछ हरी हरी घास लेकर उस गाय को खिलाती है और कुछ ही देर बाद वो घास खाकर गाय एक परी के रूप में बदल जाती है। कंचन, तुम एक बहुत ही नेक दिल और दयालु लड़की हो। उस दिन मैंने तुम्हारी सहायता की और आज मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ। मुझे तुम्हारी माँ ने सब कुछ बताया कि तुम्हारी सौतेली माँ रेखा किस तरह तुम्हारे ऊपर अत्याचार करती है और उसकी बेटी भी तुम पर बहुत चिल्लाती है, परंतु तुम उनसे कुछ नहीं कहती हो और चुपचाप उनका भला ही सोचती हो। कंचन, तुम्हारे इस काले रंग के उपाय के लिए मैं तुम्हें ये जादुई क्रीम देना चाहती हूँ। इस जादुई क्रीम को लगाकर तुम पहले से भी सुंदर और अच्छी दिखने लगोगी। साथ ही साथ ये क्रीम तुम्हारी रक्षा भी करेगी और हर बुरी चीज से तुम्हें बचाएगी। कंचन परी की वो जादुई क्रीम ले लेती है और परी को धन्यवाद देती है। कंचन वो क्रीम अपने घर ले जाकर उसका इस्तेमाल करती है। जैसे ही कंचन वो क्रीम अपने चेहरे पर लगाती है, कंचन तुरंत ही गोरी हो जाती है और बहुत सुंदर लगने लगती है। ये सब देखकर कंचन बहुत खुश होती है और अपने कामों में लग जाती है। कंचन को इतना गोरा देख उसके सौतेली माँ रेखा से रहा नहीं जाता और वो कंचन का कमरा तलाशने लगती है कि तभी रेखा को कंचन के कमरे में वो क्रीम दिखाई देती है। रेखा चुपचाप कंचन के कमरे से वो क्रीम उठा लेती है और अपनी बेटी स्वीटी को दे देती है। रेखा स्वीटी को सारी बातें बताती है। सारी बातें सुनकर स्वीटी भी सुंदर होने के लिए वो क्रीम लगा लेती है, परंतु स्वीटी पर उस क्रीम का उल्टा असर होता है और वो बेहद ही बदसूरत हो जाती है। जब स्वीटी का चेहरा रेखा देखती है तो वो बहुत रोने लगती है और कंचन को आवाज लगाती है। रेखा कंचन को सारी बातें बताती है कि उसने कैसे उसके कमरे से वो क्रीम लेकर स्वीटी को दे दी और वो क्रीम लगाते ही स्वीटी बदसूरत हो गई। कंचन ये सब देखकर अपने उस जादुई क्रीम से स्वीटी को पहले जैसा होने के लिए कहती है। तभी वो जादुई क्रीम स्वीटी को पहले जैसा कर देती है। रेखा को कंचन का ये व्यवहार बहुत अच्छा लगता है और वो कंचन से अपने किए की माफी मांगने लगती है। उस दिन के बाद से कंचन अपनी सौतेली माँ रेखा और अपनी बहन स्वीटी के साथ आगे की जिंदगी हंसी खुशी से बिताती है और वो जादुई क्रीम उनकी हमेशा आगे सहायता करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।